प्रोफेसर इन डीएवी गर्ल्स कॉलेज। आज मैं आपको निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताने जा रही हूँ। जो हमारा ये विषय है न सिर्फ बीएससी के छात्राओं के लिए बल्कि बीए की छात्राओं के लिए और स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आप देखेंगे निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो निषेचन वह क्रिया है जिसके द्वारा गर्भावस्था की शुरुआत होती है। जब पुरुष का शुक्राणु व स्त्री का अंडाणु ये आपस में अंडवाहिनी में मिलते हैं, अंडवाहिनी से यहाँ हमारा अभिप्राय फैलोपियन ट्यूब से है, तो अंडाणु निषेचित होता है। यह निषेचित अंडाणु 5 से 6 दिनों के अंदर गर्भाशय की भीतरी दीवार में स्थापित हो जाता है। और जो ये निषेचित अंडाणु के या फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांट होने की प्रोसेस है यूट्रस लाइनिंग में, जिसको ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम लिखा गया है, उसमें जो ये इम्प्लांटेशन होता है इसको स्थापन भी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु वायु कोशिका में प्रवेश करके रोम या सीलिया की मदद से गर्भाशय के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ता है और यह अंडाणु 24 से 25 घंटे तक जीवित रहता है। तो जैसे पहले तो हमने निषेचन को डिस्कस किया है कि निषेचन में क्या होता है। जब अंडवाहिनी के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो उनका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद इनका इम्प्लांटेशन होता है। अब ये जो ओवम है, ये ओवम कहाँ से आते हैं? ओव्यूलेशन के बाद या अंडोत्सर्ग के बाद जो अंडाणु है ये वायु कोशिका से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है और रोम या सीलिया, छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, उनकी मदद से ये गर्भाशय के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ता है। और जो यह अंडाणु है यह 24 से 25 घंटे तक जीवित रहने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो यही वक्त है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय अंडाणु जीवित रहता है। इसको हम एक तरह से उर्वरक काल या फर्टिलाइजेशन पीरियड भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये निषेचन की जो प्रक्रिया है इसे हमने इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसमें शुक्राणु का डायग्राम दिया गया है और ओवम है और ओवम की तरफ बढ़ते हुए शुक्राणु, जो शुक्राणु का आगे का सिरा है ये अपने बाह्य आवरण को कुछ एंजाइम्स के द्वारा घोल लेता है, डिसोल्व कर देता है और इसका जो डीएनए है वो ओपन हो जाता है और अंडाणु के डीएनए के साथ ये मर्ज हो जाता है। और मर्ज होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, फिर आप ये इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी इलस्ट्रेशन है जिसमें फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा दिखाया गया है, तो इसमें साइड में ये अंडाशय है और अंडाशय से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया दिखाई गई है, ओव्यूलेशन की। इस प्रक्रिया के दौरान जो अंडाणु है ये ओव्यूलेट होता है, अंडाशय से बाहर आता है और जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे प्रारंभिक हिस्सा है यानी कि वायु कोशिका, इसके अंदर ये एंटर करता है और फिर इसको आगे गति करते हुए दर्शाया गया है। और जो ये गति होती है ये छोटे छोटे बाल जैसे पदार्थ होते हैं, रोम, सीलिया जिनको बोलते हैं, तो सीलिया की मदद से जो अंडाणु है वो फैलोपियन ट्यूब में गति करता है। अब ये निषेचित होने के बाद आप इसको देख रहे हैं, ये इसमें कोशिका विभाजन होते हैं और कोशिका विभाजन के बाद जो गर्भाशय की इंटरलाइनिंग है यानी कि जो इसके एंडोमेट्रियम है, इसके अंदर स्थापन की प्रक्रिया भी दिखाई गई है। अब यहाँ पे फिर से हमने एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है जो ये ओव्यूलेशन प्रक्रिया है इसके बारे में और उसके बाद निषेचन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब के पास अंडाशय है, ये जो लाइट ब्लू कलर का डायग्राम है, और यहाँ से अंडोत्सर्ग के बाद जो एग है वो
निकल रहा है और निकलने के बाद फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल कर रहा है और जो छोटा सा स्पर्म है वो इसको निषेचित कर रहा है। निषेचित होने के बाद जो निषेचित अंडाणु है उसकी कोशिकाएं दो में विभाजित हुई, 4 में हुई और फिर एक पूरा समूह बना और ब्लास्टोसिस्ट के रूप में इसने अपने आप को विकसित किया और फिर ये अपने आप को इम्प्लांट कर रहा है या स्थापित कर रहा है। अब यहाँ पे हम जानेंगे निषेचित अंडाणु के बारे में। अंडाणु के अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स के साथ मिलते हैं और एक फर्टिलाइज्ड ओवम या निषेचित अंडाणु का निर्माण करते हैं। एक निषेचित अंडाणु में 46 क्रोमोसोम्स टोटल संख्या में होते हैं। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे बहुनिषेचन के बारे में कि बहुनिषेचन क्या होता है। अंडाशय से प्रति माह एक अंडाणु परिपक्व होता है। जो हमारी ओवरीज हैं, अंडाशय हैं, जो हमारे गर्भाशय के दोनों तरफ अवस्थित होती हैं, बादाम के आकार की होती हैं। तो इन्हीं अंडाशयों में या इन्हीं ओवरीज में प्रति माह एक अंडाणु विकसित होता है। एक महीने एक ओवरी काम करती है, दूसरे महीने दूसरी कार्य करती है। अब जब ये अंडाशय के अंदर अंडाणु विकसित हो जाता है तो परिपक्वता के बाद अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन प्रक्रिया के दौरान ये अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, अगर किसी कारणवश दो अंडाणु एक साथ परिपक्व हो जाते हैं तथा दो अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित होते हैं तो इनसे जो निर्मित शिशु हैं वो एक समान नहीं होते, इनकी जो अपरा है वो अलग अलग होती है। तो ये एक मल्टीपल फर्टिलाइजेशन का उदाहरण है। अब यहाँ पे आप देखेंगे माहवारी चक्र के बारे में। माहवारी चक्र या ऋतुस्राव, प्रत्येक स्त्री के गर्भाशय में प्रति माह रक्त, श्लेष्मिक झिल्ली, अनिषेचित अंडाणु, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं, ये सब एक वक्त के बाद यानी कि 26 से 28 दिन की अवधि के पश्चात शरीर से निष्कासित हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को, शरीर से इन चीजों के निष्कासन किया, गर्भाशय से इनके निष्कासन की प्रक्रिया को हम ऋतुस्राव कहते हैं। यह रक्तस्राव 4 से 5 दिन के लिए होता है, जिसे माहवारी, रजोधर्म या ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। महिलाओं में जो माहवारी का समय है ये 12 से 14 साल की अवस्था से आरंभ होता है, लेकिन आजकल जो गर्म प्रदेश है उसमें 10 से 11 साल भी इनकी आयु हो गई है। पहले माहवारी को मीनारके भी कहा जाता था। सर्द प्रदेशों में यह आयु 14 से 15 वर्ष तक भी होती है। तो इस प्रकार जो मीनारके है वो माहवारी चक्र की शुरुआती अवस्था है। अब मीनोपोज क्या है? तो मीनोपोज है जब रजोनिवृत्ति हो जाती है या माहवारी चक्र बंद हो जाता है तो हम उसे मीनोपोज कहते हैं। पूरी प्रजनन अवधि में जो अंडाशय है ये 416 के करीब अंडों का निर्माण करता है। 40 साल के बाद माहवारी चक्र में परिवर्तन आने लगते हैं। कई बार अंडाशय अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता और एस्ट्रोजन हार्मोन भी कम मात्रा में बनने लगता है। अंडाणु भी परिपक्व नहीं हो पाते और धीरे धीरे करके ये जो माहवारी चक्र है या जो ऋतुस्राव है ये पूर्णतया स्थायी रूप से बंद हो जाता है। अब जो ये माहवारी चक्र के बंद होने की स्थिति है इसको हम रजोनिवृत्ति या मीनोपोज कहते हैं। इस परिवर्तन के समय क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो महिला के ऊपर इसका पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब इस प्रभाव के जो लक्षण है वो है उसमें बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है और इसके अलावा जैसे शरीर का तापमान है वो भी थोड़ा अनियमित हो जाता है और ब्लड प्रेशर वगैरह भी अनियमित हो जाता है। अब इससे शरीर में कैल्शियम का असंतुलन भी बढ़ जाता है।
अब जैसा कि हमने माहवारी के बारे में डिस्कस किया, अब हम माहवारी चक्र के जो चरण हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जो माहवारी चक्र है इसे हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया है। पहला है पोस्ट मेंस्ट्रुअल या प्री ओव्यूलेटरी फेज, and second one is ovulatory phase, the third one is premenstrual or post ovulatory phase, and the fourth one is menstrual phase। तो जो हमारा प्रथम चरण है पोस्ट मेंस्ट्रुअल या प्री ओव्यूलेटरी फेज, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। माहवारी के बाद से, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है इसके बाद से ही इस समय में अंडाणु निरंतर कोशिका विभाजन से परिपक्व हो जाता है। यह अवस्था 10 से 12 दिनों तक चलती है और इसमें कई प्रकार के बदलाव भी आते हैं। अब इस बदलाव में हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका स्राव होता है, और जो हमारा अंडाशय है उसमें जो हमारा अंडाणु परिपक्व होता है उसकी प्रथम जो अवस्था होती है प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण। तो जो प्राथमिक पुट्टिका है धीरे धीरे कोशिका विभाजन से इस दौरान ये ग्राफियन पुट्टिका के रूप में परावर्तित होती है। अब जो ये ग्राफियन पुट्टिका है इसी से ही ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। तो माहवारी चक्र के लगभग 12वें दिन जो ईस्ट्रोजन का हमारे रक्त में जो स्राव है वो सर्वाधिक होता है। अब माहवारी चक्र की इस अवधि के दौरान निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए जो गर्भाशय है वो पूरी तैयारियां करता है, और इस तैयारी के अंतर्गत श्लेष्मिक झिल्ली से जो एंडोमेट्रियम है गर्भाशय की वो मोटा आकार ले लेती है, थिक हो जाती है, ताकि अच्छे से उसमें जो निषेचित अंडाणु है उसका स्थापन हो सके। अब धीरे धीरे करके जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, अब उसका स्राव कम होने लगता है। अब जो जैसे कि यहाँ पे बताया है यह अवस्था 10 से 12 दिनों तक चलती है। अब इसके बाद आता है सेकंड फेज जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ओव्यूलेटरी फेज, इस चरण में जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है इसके पैरेलल चलती रहती है, यानी कि जो हमारी ओवरीज हैं या जो हमारे अंडाशय हैं उसमें जो ग्राफियन पुट्टिका है उसके अंदर अंडाणु परिपक्व हो जाता है। अब ये परिपक्व अंडाणु है, ये ग्राफियन पुट्टिका है, ये ओवरी के या अंडाशय के किनारे तक आती है, और किनारे पे आने के बाद अंडाशय की जो दीवार है वो डिसोल्व हो जाती है, और उसके डिसोल्व होने के पश्चात जो ये ग्राफियन पुट्टिका से मैच्योर या परिपक्व ओवम है ये बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अंडोत्सर्ग और ओव्यूलेशन। तो माहवारी चक्र के 14वें से 15वें दिन ये जो परिपक्व अंडाणु है ये अंडाशय से बाहर आ जाता है। यह अंडाणु अब जो पेरिटोनियल कैविटी है या जो पर्युदरिया गुहा है उससे होता हुआ अंडवाहिनी में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। अब यहां से शुरू होता है फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड या जो सगर्भता के लिए है ये सबसे उर्वरक पीरियड माना गया है। अब जो ये अंडाणु है 24 से 25 घंटे तक जिंदा रहता है, तो इस समय जो सगर्भता है उसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्री मेंस्ट्रुअल या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब इस पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जो इसकी समय सीमा है हम देखेंगे कि माहवारी चक्र के 16वें दिन से और 28वें दिन तक ये चरण चलता है। अंडोत्सर्ग के बाद ये चरण चलता है। अब इसी दौरान जो अंडाणु है वो अंडवाहिनी के अंदर अब उसका प्रवेश है। अब उसमें दो ही बातें होंगी, या तो फर्टिलाइजेशन या फिर वो शरीर से मेंस्ट्रुएशन पीरियड के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। अब जो पीतपिंड है इस दौरान, या जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसका जो आकार है वो भी प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान बढ़ जाता है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है या पीतपिंड है इसी से ही हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये हार्मोन स्रावित होता है।
अब इस समय जो हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या जो हमारे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होते हैं, तो इन हार्मोन्स का जो स्राव है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अब इसके बाद आती है हमारी चौथी स्टेज, मेंस्ट्रुअल फेज। अब क्योंकि जो हमारे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अब रक्त में उनका स्तर काफी घट जाता है और परिणाम स्वरूप जब अंडाणु निषेचित नहीं होता तो ये जो पीतपिंड का विघटन शुरू होगा और जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर परिणाम स्वरूप जो गर्भाशय की भीतरी दीवार है ना, एंडोमेट्रियम, उसके अंदर अब ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब इस ब्लड सर्कुलेशन या रक्त संचार के बढ़ने से जो भी रक्त वाहिकाएं हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, दे गेट रप्चर्ड, वो टूट जाएंगी और इससे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या आप श्लेष्मिक झिल्ली जिसको कह सकते हैं, वो ब्लड के साथ और जो अनफर्टिलाइज्ड हमारा ओवम होता है, अनिषेचित अंडाणु होता है, उसके साथ ये गर्भाशय से होती हुई हमारी वेजाइना से बाहर निष्कासित हो जाती हैं। अब जैसे फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, इस दौरान आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि प्रोजेस्टेरोन का यहाँ पे जो हमारे रक्त में लेवल है वो काफी घट जाता है। तो इसीलिए जो प्रेगनेंसी है उसको सस्टेन करने के लिए या सगर्भता को सस्टेन करने के लिए, आपने देखा होगा कभी जो दवाइयां होती है ना लेडीज की, उनके ऊपर प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन उनको दिया जाता है, या तो जेली के रूप में रखा जाता है या फिर इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जाता है और इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। तो जो ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड है ये 4 दिन या 5 दिन का इसका जो समय होता है, और इस दौरान अब जो भी म्यूकस एक्स्ट्रा जो अंदर हमारी एंडोमेट्रियम में बनी थी निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए, अब वो सब शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये है मेंस्ट्रुअल फेज, या आप कह सकते हैं जो हमारे माहवारी चक्र का जो चौथा चरण है और जो अंतिम चरण है। अब यहाँ पे फिर से हमने इल्यूस्ट्रेशंस के माध्यम से इन स्टेजेस को दिखाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे इन स्टेजेस को 2 भागों में भी विभाजित कर दिया है। आप देखें ये 3 भागों में 3 फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो पहले आप नीचे वाली इलस्ट्रेशन में जैसे क्लियरली देख सकते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन का हाफ पीरियड इन्होंने कर दिया और उसको फिर उसके साथ प्रोलिफरेटिव फेस भी, जो ओव्यूलेटरी फेस और वो है, इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया है। और जो दूसरा प्री मेंस्ट्रुअल है और जो मेंस्ट्रुअल फेस का जो टाइम है वो इन्होंने यहाँ पे फिर से कंबाइन कर दिया सेक्रेटरी फेस में। आप देखेंगे कि पहले मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद जो एंडोमेट्रियम है काफी लो आकार की हो जाती है, यानी कि गर्भाशय के अंदर की झिल्ली काफी पतली हो जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसमें विकास होता है ओव्यूलेटरी फेस के दौरान, और फिर से वो अपने सेक्रेटरी फेस पे जाके अपने चरम पे पहुंचती है, यानी कि काफी थिक हो जाती है। अब क्योंकि इस समय पीयूष ग्रंथि से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनका स्राव रिड्यूस होगा, तो परिणाम स्वरूप ये झिल्ली टूट जाएगी और टूटने के बाद हमारे शरीर से, हमारी ओवरी से, नॉट ओवरी, हमारे यूट्रस से, गर्भाशय से और वेजाइना से निष्कासित हो जाती है। तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम परिचर्चा करेंगे आज के इस विषय से, जो कि फर्टिलाइजेशन से संबंधित है और जो कि मेंस्ट्रुएशन से संबंधित है, इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब जो लंबे क्वेश्चंस हैं इसमें हैं, इनकी संख्या कम है, पर जो क्वेश्चंस है उसी में ही हमारा पूरा टॉपिक इन्वॉल्व्ड है। तो माहवारी चक्र किसे कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड किसे कहते हैं, अभी हमने इसका डिटेल में अध्ययन किया है। ये 4-5 दिन का होता है और इस समय जो अनिषेचित अंडाणु है और जो श्लेष्मिक झिल्ली वगैरह है वो हमारे गर्भाशय की रक्त संचार के बढ़ने से टूट जाती है और टूटने के बाद ये वेजाइना के माध्यम से हमारे शरीर से निष्कासित हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें।
तो भाई इसमें जो विभिन्न चरण की जहाँ पे बात आती है, तो हमने अपनी 4 स्टेजेस आपके लिए यहाँ पे स्लाइड्स में तैयार की हैं। पोस्ट मेंस्ट्रुअल या प्री ओव्यूलेटरी फेज, और फिर सेकंड वन इज ओव्यूलेटरी फेज, द थर्ड वन इज प्री मेंस्ट्रुअल और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज वी कैन से, एंड द फोर्थ वन इज मेंस्ट्रुअल फेज। सो यू कैन डिफाइन ऑल ऑफ दैट। अब जो अगला क्वेश्चन है, निषेचन से आपका क्या अभिप्राय है? अब निषेचन फर्टिलाइजेशन से हमारा अभिप्राय है कि जब पुरुष का शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से मिलता है, तो यह जो शुक्राणु है यह अंडाणु को निषेचित करता है, और यह क्रिया निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब आप इसकी जगह बताओ कि फैलोपियन ट्यूब में होती है, फिर आप इसमें थोड़ा ओव्यूलेशन के बारे में, अंडोत्सर्ग के बारे में बताएं, अंडोत्सर्ग के बाद किस प्रकार से अंडाणु प्रवेश करता है, कैसे वो 24 से 25 घंटे तक जिंदा रहता है, ये फर्टाइल पीरियड होता है। और निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु में कोशिका विभाजन होती है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनते हैं, संख्या बढ़ जाएगी, ब्लास्टोसिस्ट के रूप में ये अपना रूप धारण करेंगे, और फिर ये गर्भाशय की दीवार में अपने आप को इम्प्लांट या स्थापित कर लेते हैं। तो ये आपको निषेचन के बारे में बताना है। अब जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो हमारे अंडाणु की मूवमेंट होती है, वो छोटे छोटे बाल जैसे पदार्थ होते हैं जिनको सिलिया कहते हैं, सिलिया या रोम के माध्यम से होती है। अब निषेचन के प्रकारों की आपको इसमें व्याख्या करनी है फर्टिलाइजेशन के। तो भाई फर्टिलाइजेशन एक तो सिंपल फर्टिलाइजेशन होता है, हर महीने हर ओवरी एक अंडाणु विकसित करती है, और वो अंडाणु जब फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनी में होता है, और जब ये शुक्राणु के द्वारा निषेचित हो जाता है, तो ये हमारा एक साधारण निषेचन होता है। एक होता है मल्टीपल फर्टिलाइजेशन। मल्टीपल फर्टिलाइजेशन या बहु निषेचन की जो प्रक्रिया है, इसमें एक तो जो निषेचित अंडाणु है, अगर वही 2 में या 4 में, 2 में वैसे मल्टीपल जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो 2 से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। तो जब ये डिवाइड होगा, जितने हिस्सों में, जैसे 2 में डिवाइड होगा, मैक्सिमम 2 में होता है, तो उससे ट्विंस का जन्म होता है आगे चल के, क्योंकि इससे आपके 2 ब्लास्टोसिस्ट बन जाएंगे, और फिर 2 ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के आपको गर्भाशय की दीवार के साथ ये अपने आप को इम्प्लांट करते हैं। तो इससे 2 अलग अलग बच्चों का जन्म होता है, ट्विंस का, लेकिन ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, क्योंकि ये मैटरनल ट्विंस हैं। मैटरनल ट्विंस होने के कारण इनके जो भी रूप हैं, गुण हैं, जो भी इवन हैबिट्स, वो काफी कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। और अगर ये जो निषेचन है 2 अंडाणुओं का, मान लिया किसी महीने दोनों ही ओवरीज ने काम किया, 2 अंडाणु वहां पे विकसित हो गए और दोनों अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो गए, तो ऐसे में ये पैटर्नल ट्विंस पैदा होते हैं। इनकी आदतें एक जैसी, जितना मैटरनल ट्विंस में होते इतना रिजेंबल ये नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो ये है अलग अलग प्रकार के निषेचन के बारे में। अब आप डिस्कस करेंगे ऋतुस्राव व प्रजनन क्षमता पर क्या रिलेशन है। तो जो ऋतुस्राव है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, ये कहीं ना कहीं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। अगर सही से ओव्यूलेशन ना हो, या फिर सही से फर्टिलाइजेशन ना हो, या फिर जो हमारे एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग ठीक प्रकार से तैयार नहीं होती, तो ये कोई भी कारण हो सकता है हमारी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने के लिए, इनफर्टिलिटी को आरंभ करने के लिए। तो अधिकतर जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो कारण हो जाते हैं कई बार। जो संक्रमण है वो ये जो किसी भी स्टेज पे, चाहे वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, या जो हमारा ओव्यूलेशन के बाद एग है वो आगे चल के अंडवाहिनी में सही प्रकार से गति नहीं कर पाता। कई बार इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी अंडवाहिनी है ये रप्चर हो जाती है, टूटने से हमारा विप्रायन में छेद हो जाते हैं, और छेद होने से जो हमारे अंडाणु है, परिपक्व अंडाणु, वो फिर अंडवाहिनी में आगे गति नहीं कर पाते और वे निकल जाते हैं। कई बार जो हमारी अंडवाहिनी है यह चिपक जाती है, और ये भी एक कारण होता है अंडाणु के आगे गति ना करने का। तो इन सब से कई बार ऋतुस्राव भी प्रभावित होता है। तो सही प्रकार से अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहेगा, मेंस्ट्रुएशन पीरियड को जैसे कि
काफ़ी चीज़ें प्रभावित करती हैं, हमारा पीयूष ग्रंथि तक भी इसे प्रभावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि की सही प्रकार से क्रियाविधि होनी चाहिए, सही प्रकार से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलने चाहिए जो कि ऋतुस्राव को प्रभावित करते हैं और जो हमारी ग्राफियन पुट्टिका से ठीक प्रकार से इसका परिपक्व अंडाणु का निर्माण होना चाहिए। फिर पीत पिंड का सही कार्य होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हमारी ग्राफियन पुट्टिका से निष्कासित होता है और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड से निर्धारित होता है और ये हमारे ऋतुस्राव को या जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। अब अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम रहेगी तो वही उससे भी जो सगर्भता है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और प्रजनन क्षमता प्रभावित होगी। तो भी ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं। आप इनकी डीप स्टडी और करके और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा आज का जो ये विषय है ये समाप्त होता है। ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं भाई, यहाँ पे आप इनको देख लेना। मीनार के जो ये मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत है, रजो निवृत्ति, जो कि मेंस्ट्रुएशन का अंत है, माहवारी चक्र के विभिन्न चरण, निषेचन, बहुनिषेचन, पैटर्नल ट्विन, सिलिया, ऋतुस्राव का चक्र कितने दिनों का होता है, हम सब ये डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए और इसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आशा है आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।